बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे राइटिंग का 6 लेक्चर थीसिस स्टेटमेंट के हवाले से लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 5 जो है वो इंट्रोडक्शन राइटिंग के हवाले से बात की थी। तो थीसिस स्टेटमेंट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हमारे एसे की सक्सेस बहुत हद तक, काफ़ी हद तक जो है वो थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर बेस करती है। थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन का पार्ट होता है और ये कैसे लिखते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक गाइडलाइंस। जहाँ तक थीसिस स्टेटमेंट की प्लेसमेंट का ताल्लुक है वो तो मैंने आपको बता दिया कि वो इंट्रोडक्शन के लास्ट में होती है। लेकिन अब इसका थीसिस स्टेटमेंट का जाहिर है कि कोई उसूल हैं लिखने के, इसके कुछ गाइडलाइंस हैं। तो उन गाइडलाइंस को आज हम डिस्कस करेंगे कि एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट क्या होती है और एक थीसिस स्टेटमेंट में हमें किन किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। और इसके साथ साथ थीसिस स्टेटमेंट का एक और रिलेटेड आइडिया होता है एसे मैप। वो एसे मैप क्या चीज़ है और कैसे उसको हम थीसिस स्टेटमेंट के साथ मिला के अपने एसे को सक्सेसफुल कर सकते हैं, ये बातें आज हम करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर। एग्ज़ाम्पल, ये वही पैराग्राफ है जो हमारा चल रहा है और इसमें आपने ये देखा कि ये इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है और जो हाईलाइटेड पार्ट है वो क्या है, थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस स्टेटमेंट के लिए गाइडलाइंस क्या हैं जी? नंबर 1, इट शुड बी राइटर्स क्लियरली डिफाइंड ओपिनियन। ये राइटर की क्लियरली डिफाइंड ओपिनियन होनी चाहिए, यानी कि जैसा कि अब ज़रा देखें ना, ये जो मैं एग्जांपल्स यहाँ पे दूंगा ना सब पॉइंट्स के नीचे, वो एग्जांपल फॉल्टी होंगी और जो नीचे फॉल्ट होगा वो मैं आपको बताऊंगा। वो नीचे ये फॉल्ट लिखा हुआ है। अब ज़रा देखिए, मैनी पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस ऑन वेदर पीपल अंडर 21 शुड बी परमिटेड टू ड्रिंक अल्कोहल और एंड आई एग्री विद सम ऑफ देम। कोई इसमें क्लियरली डिफाइंड बात नज़र आ रही है कि राइटर कहना क्या चाह रहा है? नहीं, मैनी पीपल से एंड आई एग्री विद देम। तो भाई मैनी पीपल से का क्या मतलब है? मैनी पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियन, तो ये हो सकता है कि कोई सेंटेंस आप कहीं पे लिख दें, लेकिन ये थीसिस स्टेटमेंट नहीं हो सकता बिकॉज इट डज नॉट हैव अ क्लियर ओपिनियन इन इट, राइट। नंबर 2, वन मेन आइडिया होना चाहिए, नॉट मोर देन वन मेन आइडिया। मेन आइडिया वन होना चाहिए, आगे सब आइडियाज़ तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे देखें, द प्रपोज्ड नो स्मोकिंग ऑर्डिनेंस इन आवर कंट्री विल वायलेट अ नंबर ऑफ आवर सिटीजन सिविल राइट्स एंड नो वन हैज़ प्रूव्ड सेकेंडरी स्मोक इज़ डेंजरस एनीवे। मतलब नो स्मोकिंग ऑर्डिनेंस पे बात हो रही है और अब सेकेंडरी स्मोक पे बात आ गई। सेकेंडरी स्मोक का मतलब वो होता है ना कि जो लोग खुद सिगरेट नहीं पीते या स्मोकिंग नहीं करते लेकिन वो स्मोकिंग लोगों, स्मोकर्स के करीब रहते हैं, वो सेकेंडरी स्मोकर्स होते हैं। तो इसमें वन मेन आइडिया नहीं है बल्कि टू मेन असर्शंस, टू मेन आइडियाज़ बता दिए जो कि गलत है। वन मेन आइडिया ही होना चाहिए। समथिंग वर्थ वाइल टू से, थर्ड गाइडलाइन ये है कि कोई कहने के काबिल बात होनी चाहिए। डॉग्स हैव ऑलवेज बीन मैन्स बेस्ट फ्रेंड्स, तो हाँ ठीक है। अब इसमें कहने के काबिल क्या बात है? इसमें ओपिनियन क्या है? इसमें कौन सी ऐसी बात है जिसको हमने आगे जाके प्रूव करना है? ये तो एक फैक्ट की तरह से बात है। तो जो इस तरह से फैक्ट की तरह से बात होती है, क्लीशे है। क्लीशे का मतलब होता है ओवर यूज्ड एक्सप्रेशन और आइडिया। तो उसमें आपने कहना क्या है? नथिंग। नंबर 4 है जी, लिमिटेड टू फिट द एसे। हमारी जो थीसिस स्टेटमेंट होती है वो इतनी लिमिटेड होनी चाहिए कि एक ऐसे में फ़िट हो सके, ना वो बहुत नैरो हो कि जस्ट एक पैराग्राफ ही उस पर लिखा जा सके और ना वो इतनी वाइड हो कि उसके ऊपर बुक्स लिखी जा सके। तो मतलब जितनी आपकी वर्ड लिमिट है, अगर आपकी वर्ड लिमिट 1000 वर्ड्स है तो आप उसके मुताबिक अपनी थीसिस स्टेटमेंट को अरेंज करेंगे और बनाएंगे। अगर आपकी वर्ड लिमिट लाइक 2000 या 3000 वर्ड्स है तो आप उसके मुताबिक अपनी थीसिस स्टेटमेंट बनाएगा। यानी कि थीसिस स्टेटमेंट के आइडियाज़ के अंदर इतनी डेप्थ होनी चाहिए कि वो आपका जो एसे की लेंथ है उसके अंदर बहुत परफेक्टली कॉम्पैक्टली फिट हो जाए, ना वो बहुत ओवर लगे
और ना वो बहुत ही नैरो लगे। न्यूक्लियर पावर शुड बी बैन्ड एज एन एनर्जी सोर्स इन दिस कंट्री। तो इसके ऊपर तो बेशक आप बुक लिख लें, ठीक है, शुड बी बैन्ड एज एन एनर्जी सोर्स। तो टू ब्रॉड इट इज़ एक्चुअली, तो इसको हमें थोड़ा नैरो डाउन करना है ताकि कैसे में फिट हो सके। नंबर 5 है जी क्लियरली स्टेटेड इन स्पेसिफिक टर्म्स। स्पेसिफिक टर्म्स में बात होनी चाहिए। कैसा है? द वुमेन्स मूवमेंट इज़ गुड फॉर आवर कंट्री। कैसे गुड है भाई, किसके लिए गुड है, कैसे गुड है, क्यों गुड है, कोई बात करे ना स्पेसिफिक टर्म्स में, स्पेसिफिक वर्ड्स के साथ, एक्सप्रेशंस के साथ, पता चले आगे क्या कहा जा रहा है, या आगे थोड़ा सा लिंक मिल रहा हो कि आगे मेन बॉडी के पैराग्राफ्स में क्या आ रहा है, राइट। अच्छा, नंबर 6 है जी लोकेटेड इन द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में वो होनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है। अच्छा, अब कॉमन एरर्स हैं, कौन कौन सी एरर्स नहीं होनी चाहिए, ये तो आप सबके माइंड में आइडिया होगा ही ना, कि थीसिस स्टेटमेंट इंट्रोडक्शन के एंड पे है, और हम इस वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये है कि उस इंट्रोडक्शन के एंड पे जो थीसिस स्टेटमेंट लिखनी है वो कैसे लिखनी है। तो इसमें कॉमन एरर्स जो समटाइम्स स्टूडेंट करते हैं वो ये हैं जी। नंबर 1, अनाउंसमेंट बना देते हैं। सो डू नॉट मेक इट एन अनाउंसमेंट, जैसा कि द सब्जेक्ट ऑफ दिस थीम इज़ माई एक्सपीरियंस विद पीपल लिविंग इन अर्बन एरियाज। मतलब द सब्जेक्ट ऑफ दिस थीम, ये आपने एक अनाउंसमेंट बना दी, उसको ये बता रहे हैं ऑडियंस को अब मैं ये करने लगा हूँ। या फिर समटाइम्स स्टूडेंट लिख देते हैं नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फलां फलां फलां। तो ये अनाउंसमेंट ना बनाएं आप कि जी मैं ये काम करने लगा हूँ, बल्कि अपनी ओपिनियन दें क्लियर, ठीक है। सो इट शुड नॉट बी अनाउंसमेंट, इट शुड बी अ थीसिस। नंबर 2, डू नॉट क्लटर योर थीसिस with such expressions as in my opinion, I believe, and in this essay I'll argue that। इस तरह के वर्ड्स ना कहें, आई माई इस तरह के वर्ड्स ना कहें, लगे ना। अब जो भी बात आप अपने ऐसे में कर रहे हैं वो आपकी अपनी ही तो ओपिनियन है, वही तो आप बिलीव करते हैं, उसी के लिए तो आप आर्ग्यू करेंगे। तो फिर ये कहने की क्या ज़रूरत है कि इन माई ओपिनियन। भाई जो आप बोल रहे हैं वो आप ही की ओपिनियन है, जो आप लिख रहे हैं वो आप ही की ओपिनियन है, तो इन माई ओपिनियन या इस तरह के वर्ड्स यूज़ ना करें। एग्जाम्पल आपके सामने, माई ओपिनियन इज़ दैट द फेडरल गवर्नमेंट शुड डिवोट मोर मनी टू सोलर एनर्जी रिसर्च। माई ओपिनियन इज़ दैट। अब माई ओपिनियन इज़ दैट 4 वर्ड्स को आप हटा दें। जब आप सिर्फ इतना कहेंगे द फेडरल गवर्नमेंट शुड डिवोट मोर मनी टू सोलर एनर्जी रिसर्च, तो बस ये आप ही की ओपिनियन है और वो एक अच्छी थीसिस स्टेटमेंट बन जाएगी, राइट। आगे चलते हैं जी। मतलब आपकी थीसिस स्टेटमेंट कुछ ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें कुछ ना कुछ आप आर्ग्यू कर सकें और कुछ ना कुछ आप प्रूव कर सकें, तो प्रूव आपने करना है। अच्छा, आगे नंबर 3 पे चलते हैं जी। डू नॉट बी अनरीजनेबल, इरेशनल और ओवर सिंप्लीफाइड। आप अनरीजनेबल या इरेशनल या ओवर सिंप्लीफाइड ना बने। ज़रा एग्जांपल पढ़ लें, आपको आइडिया पता चल जाएगा। रेडिकल रिलीजियस फैनेटिक्स across the nation are trying to impose their right-wing views by censoring high school library books। बाकी इस थीसिस स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? इस तरह के वर्ड्स, रेडिकल, फनेटिक्स, राइट विंग, सेंसरिंग, ये बड़े हैवी वर्ड्स हैं। ये वो वर्ड्स हैं कि अगर इस तरह के आइडियाज़ वाला कोई भी बंदा पढ़ेगा तो उसके जाके सीधा दिल पे लगेंगे और दिमाग पे लगेंगे। ये एक्सट्रीमिस्ट वर्ड्स हैं। तो इस तरह के बिल्कुल एक्सट्रीमिज़म वाले जो वर्ड्स हैं वो आप यूज़ ना करें अपनी थीसिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट है जी, डू नॉट मियरली स्टेट अ फैक्ट। सिर्फ फैक्ट ना बता दें कि चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ टेरिबल प्रॉब्लम, तो बिल्कुल है। अब उसमें आपने क्या कहना है, वो प्रॉब्लम तो है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है कि चाइल्ड अब्यूज़ इज़ अ प्रॉब्लम। ये तो फैक्ट बन गया ना। तो यस ऑफ कोर्स, वन हु वुड डिसएग्री, कोई डिसएग्री नहीं करेगा। फैक्ट तो ये फैक्ट है। तो आपने अपने थीसिस स्टेटमेंट में कोई फैक्ट नहीं बताना बल्कि ओपिनियन देनी है, ठीक है। आपने ओपिनियन देनी है और जब आप ओपिनियन देंगे तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे होंगे, अल्टीमेटली
आप आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट की तरफ जा रहे होंगे कि आप अपने एग्जामिनर को या अपने रीडर को कन्विंस करने की सेंस में आएंगे, आप अपने आइडियाज़ दे रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए अपनी ओपिनियन देनी है थीसिस स्टेटमेंट में, फैक्ट नहीं देना। नेक्स्ट है जी, डू नॉट मेक इट अ क्वेश्चन विद ऑब्वियस आंसर। इसको ऑब्वियस आंसर के साथ क्वेश्चन ना बनाएं। मतलब ऐसा क्वेश्चन दे देखें, वाई शुड आवर कॉलेज स्टूडेंट बी रिक्वायर्ड टू मेक 2 years ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। इसका बड़ा ही ऑब्वियस आंसर है कि भी फॉरेन लैंग्वेज सीखेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक है, दूसरी नेशन के बारे में जानने का पता चलेगा। तो ये वेरी ऑब्वियस आंसर है। वैसे तो आपको मैं एक सिंपल सी बात बता दूं कि क्वेश्चन की फॉर्म में थीसिस स्टेटमेंट ना ही लिखें तो अच्छा है। बहुत एक्सपर्ट राइटर्स होते हैं जो क्वेश्चन की फॉर्म में थीसिस स्टेटमेंट लिख के फिर बाद में उसको कवर भी कर लेते हैं और उसको जो है ना उसके मुताबिक अपने पूरे ऐसे को अरेंज भी कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है, तो इसलिए क्वेश्चन आप ना ही बनाएं तो अच्छा है। अब आते हैं जी एसे मैप की तरफ। ये एसे मैप क्या है मैं अभी आपको बताता हूँ। द थीसिस स्टेटमेंट मे और मे नॉट बी अकम्पनीड विद एसे मैप। एसे मैप हो भी सकता है किसी थीसिस स्टेटमेंट के साथ और नहीं भी हो सकता, लेकिन हो तो अच्छा है। ज़रा गौर करें, एसे मैप है क्या? मेजर पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन द एसे। ऐसे में जो मेजर पॉइंट्स डिस्कस होने हैं उनके बारे में बात है। ज़रा गौर करें, मैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। ये है थीसिस स्टेटमेंट, अच्छी थीसिस स्टेटमेंट है, ठीक है, इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। अब आगे ऐसे मैप क्या है? ये ऐसे मैप है जो इसके साथ लिंक है। पाकिस्तान इकोनॉमी इज़ फेसिंग द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, हैवी बर्डन ऑफ फॉरेन डेट्स एंड नाउ द ब्लो ऑफ कोविड-19 वायरस। राइट, 3 बातें इसमें बता दी, ये ऐसे मैप है। और थीसिस स्टेटमेंट के साथ मतलब फर्स्ट सेंटेंस यहाँ टास्क तक ये थीसिस स्टेटमेंट है, और इसके बाद पाकिस्तान से लेकर एंड तक जो अंडरलाइन पार्ट है ये ऐसे मैप है। ऐसे मैप में वो मेजर पॉइंट्स बताए जाते हैं जो आगे डिस्कस होने होते हैं। मेजर पॉइंट्स कह लें या मेजर पॉइंट्स के लिंक्स जो आगे डिस्कस होने होते हैं। तो अब ज़रा देखें कि इसमें ऐसे मैप जो है वो एक डिफरेंट सेंटेंस में है और थीसिस स्टेटमेंट एक डिफरेंट सेंटेंस में है। लेकिन ज़रा ये भी सिचुएशन देखें, इसमें हमने क्या किया कि ऐसे मैप को पहले लगा दिया बिकॉज करके, एक ही सेंटेंस के अंदर ऐसे मैप इन द सेम सेंटेंस ये कर दिया। बिकॉज ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, हैवी बर्डन ऑफ फॉरेन डेट्स एंड नाउ द ब्लो ऑफ कोविड-19 वायरस, मैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ चैलेंजिंग टास्क। ठीक है, ये थीसिस स्टेटमेंट है और ये ऐसे मैप है एक ही सेंटेंस के अंदर। अच्छा, इसके बाद उसी को बाद में लगा दिया तो भी ठीक है। मैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज़ अ चैलेंजिंग टास्क बिकॉज ऑफ द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, हैवी बर्डन ऑफ फॉरेन डेट्स एंड नाउ द ब्लो ऑफ कोविड-19 वायरस। ये सेम सेंटेंस में है लेकिन हमने बाद में लिखा है। अगर आपने जनरली कहना हो तो ऐसे कहेंगे। अगर आपने ज़्यादा फोकस रीजंस के ऊपर दे के बात करनी हो तो फिर बिकॉज ऑफ वाला स्टार्ट में ले जाएंगे जैसा हमने पहले किया, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या है? ब्लेंड इट टू द थीसिस स्टेटमेंट एज स्मूथली एज पॉसिबल। मतलब कोशिश करें कि इतना अच्छा थीसिस स्टेटमेंट और ऐसे मैप का इतना अच्छा ब्लेंड बन जाए एक ही सेंटेंस के अंदर कि आपके एग्जामिनर को या आपके रीडर को एक जंप महसूस ना हो, ये ना लगे कि ये एक डिफरेंट सी कोई बात आपने कर दी है। ज़रा देखिए, अगर आप इस तरह से लिखेंगे ना, मैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज अ चैलेंजिंग टास्क फॉर 3 रीजंस, और फॉर 3 रीजंस के बाद आगे लिखेंगे द रीजंस आर द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म, हैवी बर्डन ऑफ फॉरेन डेट्स एंड नाउ द ब्लो ऑफ कोविड-19 वायरस। ये 3 रीजंस, द रीजंस आर, ये इसका मतलब अब ये पुअर है, गलत नहीं है, रॉन्ग इसको मैं नहीं कहूँगा, लिखा जा सकता है, लेकिन ये पुअर है, अच्छा ब्लेंड नहीं बना हुआ थीसिस स्टेटमेंट और ऐसे मैप का। ज़रा ये देख लें, द आफ्टर इफेक्ट ऑफ
टेररिज्म, हैवी बर्डन ऑफ फॉरेन डेट्स एंड नाउ हैव मेड मैनेजिंग द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान ए चैलेंजिंग टास्क। ये बेटर चीज़ है, क्योंकि अब देखें एक ही सेंटेंस में बिल्कुल स्मूथ वे में सारी बात हो गई, इन्फॉर्मेशन वही है, वर्ड भी थोड़े कम है। अच्छा जी, तो इस तरह से मतलब बात आपसे जो इस वक्त मैंने की है इस लेक्चर में वो ये है कि थीसिस स्टेटमेंट कैसे लिखनी है, और स्पेशली थीसिस स्टेटमेंट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें। और उसके बाद फिर एसे मैप क्या है और एसे मैप को थीसिस स्टेटमेंट के साथ कैसे लिंक करते हैं, ये सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस की। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इसको आप लोग तवज्जो से सुने, ज़रूरत पड़े तो इस लेक्चर को दोबारा सुने और दोबारा सुनने के बाद इसको अप्लाई करें चीज़ों को, क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे और किसी टीचर को आप चेक करवाएंगे तो फिर जाके आपको पता चलेगा कि सही तौर पर आपने अप्लाई किया है या नहीं किया है। ठीक है, तो ये ज़रूरी भी नहीं है कि एक दफ़ा आपने सुन लिया और अप्लाई कर दिया और बिल्कुल सही कर पाएंगे। ये एक प्रैक्टिस के साथ ये चीज़ आएगी। कई दफ़ा आप जो है वो फॉल्टी करेंगे, मतलब आपको आइडिया का पता होगा, इसके बावजूद भी आप सही तौर पर उस आइडिया को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बहरहाल ये अगर लेक्चर सही तौर पर आप समझ गए हों और इसको अप्लाई करने के काबिल आप हो जाएं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपके लेक्चर का यही है जिसने आपके ऐसे को सक्सेसफुल बनाना है। वैसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।